ये पहली ऐसी मतलब सबसे पुरानी जीवित पर्वत श्रृंखला है, तो आर्कियोलॉजिकल एंगल से। दूसरा, लंग्स की तरह ये काम करती है, तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। और ये डेजर्टिफिकेशन जो है, जो मरुस्थलीकरण होता हुआ आ रहा है थार के डेजर्ट से, उसको ये रोकती है। इधर वेस्ट यूपी की तरफ, दिल्ली की तरफ नहीं आने देती। बताइए कि वो जो थार डेजर्ट है वो दिल्ली तक आ जाएगा। यूपी, वेस्टर्न यूपी, जो कि हमारे यहाँ खेती का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वेस्टर्न यूपी का। वो इंडिया का ही नहीं, दुनिया के सबसे फर्टाइल एरियाज में आता है। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, ये वेस्ट यूपी का क्षेत्र, जहाँ 3-3 फसलें आप लेते हैं बिना कोई ज्यादा केमिकल्स डाले। हरियाणा में PLPA एक्ट है, उसको लेके भी बहुत, अरावली को लेके बहुत सारे विषय चलते रहते हैं और ये लंबा विषय चल रहा है। तो धीरे धीरे ये गुजरात तक लागू हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए माइनिंग होती है, और अभी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत होना है। अभी हमारा देश विकासशील देश है, विकसित की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा तो जैसे जैसे स्टेट में डिमांड आएगी वहाँ भी ये नियम लागू हो जाएगा। तो इस गलत नियम को लागू नहीं करना चाहिए, इसका विकल्प देखना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए कोई और विकल्प देखें, हम सस्टेनेबल विकल्प देखें। सर, विकास चाहिए, आपने अभी कहा हम विकासशील देश हैं, विकसित होने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन विकास इस कीमत पे नहीं चाहिए। अगर विकास इस कीमत पे दिया जाएगा तो अगली पीढ़ियों को हम विकसित भारत तो दे देंगे, लेकिन सांस लेने लायक हवा नहीं देंगे। उनकी उम्र 100 साल से कहीं ज्यादा नीचे कम हो जाएगी। नमस्कार। अंतिम समय में जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा। अपनी गौरैयों गिलहरियों का घर तोड़कर अग्नि में सबसे पहले प्रवेश एक वृक्ष करेगा। नरेश सक्सेना द्वारा रचित एक कविता एक वृक्ष बचा रहे से ये 4 पंक्तियां हमारे जीवन में वृक्षों और या कहें कि पूरे वन्य जीवन को बचाने के लिए हमको प्रेरित करती हैं। दोस्तों, आज का मुद्दा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा होने वाला है और इससे कहीं ना कहीं मैं इमोशनली जुड़ा हूं, और हमारे संग में जो आज अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, वो भी बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं। उनके बारे में बताने के लिए मैं अपनी सहयोगी नीता जी से रिक्वेस्ट करूंगा। नमस्कार, मैं नीता वाजपेयी आपको अपने प्रोग्राम वंदे मातृभूमि में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो 15 सालों से पर्यावरण को बचाने में एक बहुत ही मुहिम क्या कहें, बहुत ही सब कुछ छोड़ के पर्यावरण की संरक्षण में वो लगे हुए हैं। ये पेशे से वकील हैं, वकालत भी ये पर्यावरण के संरक्षित करने में ही व्यतीत करते हैं। इन्होंने कहिए तो अभी तक का पूरा जीवन समर्पित कर दिया है पर्यावरण को संरक्षित करने में, और इनको वाटर हीरो का अवार्ड मिला है। सर से ही जानेंगे कैसे और क्यों मिला। तो बाकी समय बर्बाद न करते हुए मैं आपका परिचय विक्रम तोमर जी से कराती हूँ। सर, आपका हमारे प्रोग्राम वंदे मातृभूमि में हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। और जहाँ तक मेरे परिचय की बात है, बहुत छोटा परिचय है मेरा। मैं एक पर्यावरणविद के तौर पर जाना जाता हूँ, क्योंकि जैसा आपने बताया 10-15 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो लोग पहचानने लगे कि कोई है पेड़ों को बचाने के लिए। तो मेरा जो उद्देश्य है वो संरक्षण है, चाहे वो प्रकृति का किसी भी तरह से। गिलहरी जैसा एक प्रयास है कि जिस तरह से प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, PM 2.5 की आजकल बात हो रही है, ग्रीनरी कम होती जा रही है, भूजल जो है हमारा ज़मीन का पानी ख़त्म होता हुआ जा रहा है, तो मुझे लगा कि एक युवा होते हुए मेरी ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि मैं इसके लिए आगे आऊँ। तो कॉलेज के दिनों से ही इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ग्रेट नोएडा में पला बढ़ा हूँ, और तो मैंने देखा है कि जिस तरह से लैंड यूज चेंज हो रहा है, जिस तरह से खेती की ज़मीनें जो कहीं ना कहीं कंक्रीट के जंगल में बदल रही है, तो इसके लिए हमें प्रोएक्टिव वे में कुछ करना चाहिए। विक्रांत जी, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान करके, और सबसे अच्छा तो मैं आपकी सराहना पूरे अपने दर्शकों के सामने करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, कि ऐसे युवा, मैं कहूँगा उनको हीरो जुड़ रहे हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें आममर्रा की ज़िंदगी में आदमी भागदौड़ में लगा हुआ अपना जीवन यापन और अपनी रोजी रोटी के भाग रहा है, लेकिन वो उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य नहीं समझ पा रहा कि जो प्रकृति में आज की डेट में हम उसका दोहन कर रहे हैं और जिस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो कोविड टाइम से अगर उसको देखा जाए या उसको रिलेट करें हम आज की डेट में, जो पॉल्यूशन पिछले हमारे 10-15 साल से दिल्ली NCR का एक सिर का दर्द बना हुआ है और जिसका कोई समाधान नहीं निकल करके आ रहा है,
वादे और नेतागिरी तो उसमें बहुत हो रही है, बट कोई समाधान कॉन्क्रीट नहीं निकल के आ रहा। तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए अगर कोई भी एक व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके या स्वयं अकेला चल करके आगे आता है और वो कहता है कि मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा और अपने संग में लोगों को जोड़ता है और एक जिसे कहते हैं पायस ऑब्जेक्टिव या एक पवित्र उद्देश्य से काम करता है, तो उसकी तो हमें सराहना करनी बनती है। और आप इसके लिए बहुत हम आभारी हैं कि आप हमारे आज यहाँ पे अतिथि बने हैं। जी, धन्यवाद आप दोनों का कि आपने इस तरह ग्रास रूट पर काम करने वाले, जमीनी स्तर पर काम करने वाले और जो कम अनुभवी कहूँगा मैं, मैंने अभी इतना लंबा नहीं आपसे कम अनुभव हो सकता है मुझे ओवरऑल लाइफ में, फिर भी आपने इस लायक समझा कि युवाओं को भी हम मौका दें कि वो अपनी बात रख सके और समाज का मार्गदर्शन करने में कहीं ना कहीं पर्यावरण के फील्ड में या सामाजिक फील्ड में। विक्रांत जी, मैं सिर्फ इतना करूंगी, युवा को ही आगे आना है जी, क्योंकि उनको आगे, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है ना, युवा के लिए क्या हम प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं, वो कैसी जीवन अपना जिएंगे ऐसे प्रदूषण में। सूरज जो रियल फॉग होता है या ओस पड़ती है, उसकी जो सुगंध होती है, आपने शायद बचपन में, हमने तो मतलब उस सुगंध को महसूस किए, वो आज की डेट में नहीं है, वो मिसिंग है अभी। ओस जो दिखते थे लोग, ओस की बूंदें जो होती थी वो नहीं है दिल्ली एनसीआर में, तारे नहीं दिखते हैं यहाँ पर। हम लोग बात करते थे कि सुबह आप निकलो, वो जब झाड़ू लगती थी सड़क पे और ओस जब पड़ती थी, उसकी जो महक होती थी वो मिलती ही नहीं, वो महक। तो ये सारी चीजें हैं, युवा उस महक से वंचित है। तो इसके लिए आप काम कर रहे हो, तो रियली आप हीरो ही हो। आप हीरो ही आप हैं, जैसे सारे हीरो हैं, सबको मैं चाहूंगी एक प्लेटफॉर्म पे लाके सम्मानित करना। और आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बिल्कुल, आप लोग रियल हीरो हो। सर, अब बहुत ज़्यादा हम, क्योंकि समय की कुछ पाबंदी है, तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं और हम जानना चाहेंगे सबसे, जो इस समय एक मुद्दे पे बात हो रही है, चर्चा हो रही है, और चर्चा ही क्यों हो रही है, वो कहीं ना कहीं हम सबकी जीवन को अफेक्ट करने जा रहा है। वो है अरावली पर्वत श्रेणी पे आए हुए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। बिल्कुल, इस समय ये मुद्दा पब्लिक के बीच चर्चा में है। अरावली को लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया पर या आमतौर पर लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक इस विषय की गंभीरता को समझने की बात है, या ये विषय क्या है, इसकी अगर हम जिक्र करें तो सीधा सिंपल, जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक तरह से मोहर लगा दी है या एग्री कर लिया है गवर्नमेंट के एक इनपुट पे। इनपुट क्या था कि अरावली में जो माइनिंग की बात है, वो कहाँ माइनिंग की जाए, कहाँ ना की जाए, इसको लेके डिबेट हो रही थी। ये विषय हम पर्यावरणविदों के लिए नया नहीं है। पिछले 40-50 सालों से, आज़ादी के बाद से, और बल्कि 1980 तक तो अरावली की माइनिंग को लेके बहुत एक तरह से बड़ा आंदोलन रहा है पर्यावरणविदों का। 80 में ये इस पे 90 के आते आते कुछ सफलता मिली। उसके बाद फिर नई नई चुनौती आ रही हैं, तो अरावली को बचाने के लिए पर्यावरणविदों को लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है और लड़नी पड़ेंगी आगे भी। और ये एक बड़ा स्टेप आया है, ये चौंका देने वाला स्टेप आया और सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर दिया है, अपने ऑर्डर में इसको तब्दील कर दिया है। विषय ये है 100 मीटर का, कि जो 100 मीटर या उससे छोटी चोटियां हैं अरावली की, क्योंकि अरावली 700-800 किलोमीटर लंबी है, गुजरात और दिल्ली को जोड़ती है, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि 2 स्टेट्स को जोड़ती है। और जहां हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट रायसीना हिल्स, दोनों के वेदर में डिफरेंस देखिए, उसी की वजह से कितना डिफरेंस है। तो अरावली एक पर्यावरण के लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से, हर तरह से 2 कल्चरों को मिलाती है। एक कोस्टल एरिया का स्टेट है और एक इस तरह आप देखिए मैदानी क्षेत्र है। तो कहने का मेरा मतलब है कि हर परिप्रेक्ष्य से आप देखेंगे, हर एंगल से आप देखेंगे, तो अरावली का एक विशेष महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व पर्यावरणीय महत्व। तो ऐसे में 100 मीटर का क्राइटेरिया कर देना, क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि 100 मीटर से छोटी जो पहाड़ियां होंगी, पठार जो होंगे, उनमें आप माइनिंग कर सकते हैं। 100 मीटर से बड़ी में आप माइनिंग, उसको आप नहीं छेड़ेंगे। जबकि पहाड़ ऐसे हाइट देख के थोड़ी आप तय करेंगे कि कहाँ माइनिंग होनी है, कहाँ नहीं होनी है। पहाड़ी या पहाड़ी कोई भी है, उसकी जैव विविधता देख के, उसकी एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस देख करके तय होता है कि कहाँ माइनिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी है। लेकिन लोगों को ये काफ़ी बुरा लगा, जो कि लगना ही था, कि 100 मीटर की हाइट देख करके आप कैसे तय कर रहे हैं अरावली में माइनिंग होनी या नहीं होनी है। अरावली में तो माइनिंग होनी ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक सस्टेनेबल माइनिंग, क्योंकि ये सारा जो विवाद खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी
कहीं ना कहीं इसको लेके बड़ी बुरी उसमें असमंजस की स्थिति में रही होगी, क्योंकि पीछे राजस्थान में 18 के करीब पहाड़ियां, अरावली का जो हिस्सा थी, चोटियां गायब हो गई। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई क्या हनुमान जी उठा करके ले गए उसको, ये तब क्योंकि गायब हो गई। तो माइनिंग बहुत हो रही है हरियाणा में, और इधर आपके जो राजस्थान में माइनिंग अरावली एरिया में हो रही है, तो उसको सस्टेनेबल माइनिंग का रूप देना है कि माइनिंग भी हो जाए, विकास भी हो जाए, और पर्वत को भी नुकसान ना हो, अरावली को भी नुकसान ना हो। तो सस्टेनेबल माइनिंग के नाम पर ये डेफिनेशन गवर्नमेंट ने सजेस्ट की। सस्टेनेबल माइनिंग के नाम पे अपराध हो रहा है, नाम पे अपराध हो रहा है। अगर करेक्ट में यूज करो, सही कहा आपने। इसमें तो उसके इसमें मैं एक चीज बीच में मेरे अगर जानकारी कम हो तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। इसमें मैंने जो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन पढ़ा, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हुए पूरा ड्यू रिस्पेक्ट के साथ में कहता हूं कि उन्होंने ये बात कही कि इलीगल माइनिंग को हम रोक नहीं पा रहे हैं। हम जो इलीगल उत्खनन हो रहा है, अगर हम स्ट्रांग डिसीजन देंगे तो और ज्यादा वो एब्रप्ट वे में माइनिंग शुरू हो जाएगी वहां पे। इस वजह से हमको इस मतलब संग संग हमको माइनिंग को भी चलाना पड़ेगा, वरना वहां पे जो माइनिंग माफियाज हम कह सकते हैं या कोई भी है, तो उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। हम माइनिंग को रोक नहीं सकते, इसलिए हमको उनको कंसीडर करना पड़ेगा अपने डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट अगर इतना डर के काम कर रहा है कि माइनिंग जैसी चीज को हम नहीं रोक रहे हैं, तो फिर आप आम आदमी का सोचो क्या होने वाला है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा एक अपना इनपुट देना चाहूंगा कि वहां से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से एक सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी CEC बनी। उन्होंने ये अपनी रिकमेंडेशन दी सुप्रीम कोर्ट को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एग्री करते हुए ये डेफिनेशन पे मोहर लगा दी है। ये है मेन मुद्दा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, सबसे पहले तो हम ये निर्विवादित एक तरह से निर्विवाद तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इसका भी हम ऑनर करते हैं। बट एक सिटीजन होने के नाते मैं या हमारे जैसे लोग, आप सब इस पे अपना राय रख रहे हैं। राय को सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा विचार विमर्श का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इंसान ही बैठ रहे हैं, वो भी हमारे बीच से ही निकले हैं, जजेस भी। तो सम्मान बिल्कुल है सुप्रीम कोर्ट का, और पब्लिक की जो चिंताएं हैं उनको एड्रेस करना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। देखिए, ये इसलिए और हम इम्पोर्टेंट इसको समझ रहे हैं क्योंकि प्रदूषण की समस्या हम सब झेल रहे हैं। कल अभी गर्मी का भी टेम्परेचर जब आती है गर्मी, तो 50-50 डिग्री चला जाता है, हीट वेव्स चलती हैं। बारिश का जब पानी होता है तो फ्लडिंग की सारी प्रॉब्लम हो रही है। और या अगर कहीं गर्मी होती है तो पानी नहीं मिलता, जमीन का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डाउन चला जाता है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए जब ये डिसीजन आता है, तो एक आम आदमी की तरह से मेरा या मेरे जैसे बहुत से मेरे दर्शकों का कहीं ना कहीं मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इस तरीके के डिसीजन हमारे ऊपर ऐसा तो नहीं थोपे जा रहे हैं और हमें बस अपने से मतलब रखते हुए जैसे जैसे चल रहा है चलता रहे, और हम कुछ इसमें कर नहीं पा रहे हैं। तो हम इसको चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपनी बात को आगे, अपने दर्शकों की बातों को आगे पहुंचा सकें कि भाई ये डिसीजन हमको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। विक्रांत जी, बहुत छोटे शॉर्ट में मैं बोलूंगी कि एक हमारा ह्यूमन राइट है हमारा कि हमें शुद्ध हवा चाहिए। 365 दिनों में, साल में 365 दिन होते हैं, मुश्किल से 60 दिन हवा जो है, ये जो WHO के स्टैंडर्ड है 0 से 50, मुश्किल से 60 दिन भी नहीं मिल पाते, क्योंकि हवा की जो क्वालिटी है, AQI जो है वो 200-300 से ऊपर ही रहता है, कई बार 1000 तक चला जाता है सर्दियों में या दिवाली के आसपास, या जब पराली जलती है। तो ह्यूमन राइट्स का तो खुला वायलेशन है। ऐसे में अरावली के ऊपर जो जजमेंट आ रहे हैं, जो अरावली लंग्स की तरह काम कर रही है NCR का, जहाँ पर इतना बड़ा जंगल है, जैव विविधता है, और उसके साथ साथ ये आर्कियोलॉजिकल एंगल से भी बड़ा महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। ये 2 अरब साल पुरानी पर्वतमाला है। इसके अलावा जो पुरानी जो पर्वतमाला वो कनाडा में है, वो 4 अरब साल पुरानी, बट वो जीवित नहीं है। वहाँ इस तरह की जैव विविधता पहाड़ पे नहीं है। तो ये पहली ऐसी मतलब सबसे पुरानी जीवित पर्वत श्रृंखला है, तो आर्कियोलॉजिकल एंगल से। दूसरा, लंग्स की तरह ये काम करती है, तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। और ये डेजर्टिफिकेशन जो है, जो मरुस्थलीकरण होता हुआ आ रहा है थार के डेजर्ट से,
उसको ये रोकती है, इधर वेस्ट यूपी की तरफ, दिल्ली की तरफ नहीं आने देती है। बताइए कि वो जो थार डेजर्ट है वो दिल्ली तक आ जाएगा। बिल्कुल। यूपी, वेस्टर्न यूपी, जो कि हमारे यहाँ खेती का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वेस्टर्न यूपी का। वो इंडिया का ही नहीं, दुनिया के सबसे फर्टाइल एरियाज में आता है। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, ये वेस्ट यूपी का क्षेत्र, जहाँ 3-3 फसलें आप लेते हैं बिना कोई ज्यादा केमिकल्स डाले। वो बात अलग है, किसान भाई डाल रहे हैं आजकल, गन्ने में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब डल रहा है, बट ये दुनिया की इकलौती ऐसी जमीन है जहाँ 3-3 फसल आप लेते हैं साल में। तो इतने फर्टाइल एरिया क्यों है वो? क्योंकि मरुस्थलीकरण आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि वो ढाल बन के खड़ी रही अरावली, और उस अरावली को अगर आप बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को छोड़ करके छोटियों को काट देंगे तो फिर वो बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है 100 मीटर से ऊंची, वो भी नहीं बच पाएगी। और यहाँ तो है भी कितनी, 100 मीटर या उससे ऊंचा जो एरिया है अरावली में या पहाड़ियां हैं, वो बहुत लिमिटेड है, मुश्किल से वो 5-7%। मैंने थोड़ा सा इस पे रिसर्च किया था, तो मुझको पता चला कि राजस्थान में 12,081 पहाड़ियां हैं अरावली के अंदर। जी, जिसमें से केवल 1,080 लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो केवल 100 मीटर की हैं, तो बाकी 11,000 समथिंग वो सारी कट जाएंगी। इस इंटरप्रिटेशन से तो यही है कि आज ये हरियाणा के लिए हो रहा है। देखिए ये सारा जो इशू हो रहा है, सीईसी को रिपोर्ट देनी पड़ी, जहां तक हमें मालूम चला है और फैक्ट वेरीफाई किए जा सकते हैं, ये अभी 1-2 स्टेट की बात हो रही है, मेनली हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में PLPA एक्ट है, उसको लेके भी बहुत, अरावली को लेके बहुत सारे विषय चलते रहते हैं और ये लंबा विषय चल रहा है। तो धीरे धीरे ये गुजरात तक लागू हो सकता है अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए माइनिंग होती है। और अभी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत होना है, अभी हमारा देश विकासशील देश है, विकसित की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा तो जैसे जैसे स्टेट में डिमांड आएगी वहां भी ये नियम लागू हो जाएगा। तो इस गलत नियम को लागू नहीं करना चाहिए, इसका विकल्प देखना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए कोई और विकल्प देखें, हम सस्टेनेबल विकल्प देखें। सर, विकास चाहिए, आपने अभी कहा हम विकासशील देश हैं, विकसित होने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत है जी, लेकिन विकास इस कीमत पे नहीं चाहिए। अगर विकास इस कीमत पे दिया जाएगा तो अगली पीढ़ियों को हम विकसित भारत तो दे देंगे, लेकिन सांस लेने लायक हवा नहीं देंगे। उनकी उम्र, जो लाइफ उनकी है, 100 साल से कहीं ज्यादा नीचे कम हो जाएगी। विक्रांत जी, मैं जहाँ तक बोलूँ इस पे कि हम, संस्कृति है हमारी, ये पर्वतमालाएं जो हैं हमारी संस्कृति की का एक हिस्सा है। तो हम संस्कृति को अगर साथ में लेके चलेंगे, सभ्यता को अपने साथ में लेके चलेंगे, तो विकसित भारत बनना वो अच्छी चीज है, वो मतलब एक ग्लो करेगा। बट ये सब कुछ हम अपने जितने धरोहर है इनको अगर काट के, उनको खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे तो ये कैसा विकास? ये विकास मेरे हिसाब से तो ये विकास की श्रेणी में नहीं आएगा। और वो लोग सस्टेनेबल माइनिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे ही सैंड माइनिंग में भी सस्टेनेबल माइनिंग की बात हुई है। अगर रिवर को ही आप डैमेज कर देते हैं सस्टेनेबल माइनिंग के नाम पर, या पर्वत श्रृंखला ही खत्म हो जाती है, तो वो कैसे आप कह सकते हो सस्टेनेबल माइनिंग है? सस्टेनेबल माइनिंग तो वो कहलाती जब हम उस एरिया को ही माइनिंग के लिए अलाउ करें जहां पर वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा कोई एरिया है तो पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, उस पर प्लांटेशन होना चाहिए। और सस्टेनेबल जो सोर्सेज हैं कंस्ट्रक्शन के, दूसरे जो सोर्सेज हैं उस पर हमें जाना चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे मेथड आ गए हैं, सीमेंट के को ऑल्टरनेट आ गया है, तो बेशक उसमें थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट अगर देश को और कल्चर को और पर्यावरण को बचाना है तो हमें ऐसे तरीके अडॉप्ट करने होंगे। मेरा अपना एक ओपिनियन है कि जो इलीगल माइनिंग का मुद्दा है, जैसा कि अरावली पर्वत श्रेणी में बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं, उसमें चांदी भी आता है, उसमें तांबा भी है, उसमें कांसा भी है, उसमें लेड भी है। तो इन सब की माइनिंग को दिमाग में रखते हुए ये किसी तरीके से, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनके माइनिंग के एक्ट को जस्टिफाई करते हुए एक लीगैलिटी दी जा रही है, उसको एक जिसे कहते हैं कानूनबद्ध तरीके से उनके माइनिंग को, अपराध, वही मैंने बोला ना, कानून बना के अपराध करने की परमिशन दी जाती है। क्योंकि इसके बाद फिर ये कानूनन अब आप अरावली को सेव नहीं कर सकते, क्योंकि कानून उस पे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार 100 मीटर से नीचे तो अरावली है ही नहीं। इसका मतलब 90% पहाड़ियां कट जाएंगी, 90% पहाड़ियां कट जाएंगी और बीच बीच में आइलैंड्स रह जाएंगे जो सोपीस की तरह रहेंगे कि अरावली का एक प्रमाण है बस। हाँ, वो गंजे हो जाएंगे वो धीरे धीरे, क्योंकि आपस में कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर इतना गिर जाएगा इन एरियाज का। अरावली की वजह से ही ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन है थोड़ा बहुत इन एरियाज का,
लगभग 40 जिलों से। राजस्थान हरियाणा हमेशा से ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और अगर ये कट गई तो और ज्यादा नीचे चला जाएगा, बोरिंग के जो डेप्थ है वो और नीचे चली जाएगी, तो पानी की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। यानी कि सांस नहीं, जल नहीं, हीट वेव्स ज्यादा चलेंगी, क्योंकि थार डेजर्ट की ओर से जो गर्म हवाएं आएंगी वो और बढ़ जाएंगी। पहले ही दिल्ली एनसीआर में प्रॉब्लम आ जाती है। विक्रम जी, जैसे कि मतलब हम कहते हैं ना, अभी एक पेड़ लगाते हैं, है ना, कितने पेड़ काटते हैं, कितना वो करते हैं, एक पेड़ लगाने की हम सलाह देते हैं। तो हाँ, आजकल तो चलन में है ये कि एक पेड़ लगाइए आप माँ के नाम पर, परंतु हमें पेड़ बचाने पर भी फोकस करना हो, क्योंकि जो पुराने जंगल है हमारे, उनको बचाना भी बहुत जरूरी है। और एक पेड़ माँ के नाम भी एक बड़ा अच्छा विषय है, बहुत अच्छा कैंपेन है, आमजन जुड़ पाया है इससे, जुड़ा है, और इसको बहुत प्रेज मिली और बहुत अच्छा एक मोटिव मिला लोगों को पेड़ लगाने कोई अगर मुहिम एक पेड़ के नाम जो है बहुत अच्छी निकली है, और लेकिन ये है कि वो एक पेड़ हम लगा तो रहे हैं, लेकिन पुराना क्यों हम अपना उसके पीछे 100 पेड़ कट रहे हैं कई परियोजनाओं के लिए। तो क्यों ना ऐसे सस्टेनेबल मैनर में प्रोजेक्ट लाए जाएं कि हमारा जो जंगल है वो भी बचा रहे और डेवलपमेंट भी हो जाए। इसमें मेरा एक और वो है कि जैसे अभी पिकनिक स्पॉट वाली बात कर रहे थे, तो 22 ऐसी वन जीव जो होते हैं, नहीं प्रजातियां नहीं, पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अच्छा। जो अरावली श्रेणी में आती हैं, जिसमें अगर मेजर कहें तो सरिस्का है, तुम्हारा केवलादेव नेशनल पार्क है, और एक मेजर है ये रणथंबोर आ जाता है, टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व। ये सब कहाँ जाएंगे जब कट जाएगा? तो ये घूम करके हमारे ही क्षेत्रों में जो ह्यूमन, जो मानव एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात होती है वो बढ़ेगा, कन्फ्लिक्ट वो बढ़ेगा, जो कि ऑलरेडी बढ़ रहा है। कल भी एक किसी राज्य में कई हाथी मर गए हैं, क्योंकि ट्रेन के आगे वो आ गए, क्योंकि जंगलों में उन्हें खाने को मिला, बड़ा कॉमन होता जा रहा है। तो इस तरह के मामले और बढ़ेंगे, क्योंकि जंगल खत्म हो जाएंगे तो मानव बस्तियों की तरफ या शहरों की तरफ एनिमल्स आएंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मैं देहरादून में पहले जाते थे तो फैन वगैरह नहीं होता था, अब देहरादून में एसी चलते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज है, कहीं ना कहीं मानवीय हस्तक्षेप जो हुआ है पर्यावरण के साथ। जिस तरह से गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरह से इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन कर रही है, और अभी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि इटली में एक इंडस्ट्री को बंद किया गया और उनके मालिकों को जेल में भी डाला गया वहाँ की सरकार ने, क्योंकि वो कुछ खास तरह का पॉल्यूशन कर रही थी इंडस्ट्री। अब उस इंडस्ट्री का जो स्क्रैप था, जो मशीनें थी, उसको भारतीय ने खरीद लिया है और महाराष्ट्र में वो प्लांट लगाएंगे जो इटली में बैन होगा। जो इटली में बैन, हाँ, ये सोशल मीडिया पे लगातार ये चीजें आ रही हैं, ये वेरीफाई। तो जो केमिकल ट्रीट ही नहीं हो सकता, वो ऐसा है कि अगर हमारे लाइफ साइकिल में या हमारे एनवायरनमेंट में आ गया, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर आरओ की तरह आप उसको केमिकल को नहीं निकाल पाएंगे। जैसे आरओ लगा के आपने हाई टीडीएस को लो कर लिया, पीने लायक बना लिया। तो जो इंडस्ट्री ऑलरेडी इटली में बंद हो गई है, तो भारत सरकार को इस तथ्य की जांच करानी चाहिए कि क्या ऐसी इंडस्ट्री जो वहां पर स्क्रैप कर दी गई है, वहां पर बैन कर दी गई है, वहां पर उसके लिए उन्हें दंड मिल रहा है और वो यहाँ पर चलाएंगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि विक्रम जी ने जो बात कही है, अगर सत्य है तो उस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता किसी अदर कंट्री में अगर जो चीज़ें बैन है वो भारत में ले आके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल क्राइम है, क्राइम है। मैं बार बार बोलूंगी, क्राइम है, क्राइम है, क्राइम है, और हमें नहीं चाहिए। अब इसमें सर इतना डिस्कशन के बाद मैं तो आपसे यही कहूंगा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके विरोध में हमने ये काला बैंड बांध रखा है। बहुत सुंदर अभियान। हम हम इसका विरोध करते हैं। हम विरोध करने के लिए, बड़ा नैतिक तरीके से विरोध है ये। हम चर्चा करना चाहते हैं, अपने अतिथियों के साथ में चर्चा करना चाहते हैं, अपने दर्शकों के साथ में संवाद करना चाहते हैं। और इस मुहिम को, या हम कहेंगे ये मुहिम कोई ऐसी नहीं है, हमारे आपके सभी के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, हमारे सांस लेने के अधिकार से जुड़ी हुई है, हमारे एक ड्रिंकिंग वाटर का जो राइट है उससे जुड़ी हुई है। तो इसमें कहीं ना कहीं अब हम आपसे एज अ गेस्ट, एक आप 15 साल से इस इन्वायरमेंटल कॉज के चैंपियन की तरह से काम कर रहे हैं, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या समाधान है, अगर हम लोग उसमें मिल करके कुछ कर सकते हो, या बाकी दर्शक जुड़ना चाहें तो क्या समाधान हो सकते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल, देखिए, इस तरह के मामले में जहाँ तक अरावली का विषय है, और इसमें रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है,
कई लोग इसमें लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग भी कई मामले एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में उठाते रहे हैं माइनिंग को लेके, क्योंकि कोविड के दौरान भी ये इशू हरियाणा सरकार ने उठाया था कि आर्थिक तंगी आ गई और अब माइनिंग शुरू कर दे अरावली में। तो फिर ये मुद्दे रखे गए पर्यावरण संगठनों की ओर से, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात नहीं चल पाई। कोविड का फायदा उठा के ये करने का प्रयास था। अब ये दूसरे तरह का प्रयास है और ये रामबाण साबित होगा माइनिंग वालों के लिए। तो ऐसे में एक ही तरीका है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो सरकार को भी रिक्वेस्ट की जाए नैतिक तरीके से और बड़े मॉरल तरीके से आम लोगों द्वारा। पर्यावरण मंत्रालय जो है, जिसका आपने जिक्र किया, सीईसी का जिक्र किया, कि भाई आप इसे रिव्यू कीजिए कि आप 100 मीटर वाला जो मापदंड आपने दिया है कि उसी को पर्वत श्रृंखला माना जाएगा, इसका कोई साइंटिफिक और लॉजिकल बेसिस नहीं है, ये इसको आप रिव्यू करें। एक तो सीईसी या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ये रिव्यू पिटिशन डालें अपनी ओर से, वो बहुत बड़ा होगा अगर मिनिस्ट्री करा पाती है। ये बड़ा रेयर होगा, दुनिया में बहुत कम एग्जाम्पल ऐसे हैं। पर भारत की जनता है, नागरिक है, नागरिक मालिक होता है, उनके हित जुड़े हुए हैं और ये सरकार भी संवेदनशील सरकार है। हर सरकार जो भी आती है नागरिकों के हितों पे जरूर फोकस करती हैं। कुछ लापरवाहियां हर सरकार में होती हैं, बट सारी सरकारें मूल तौर पर सुनना चाहती हैं आम लोगों को। तो वो एक तरीका है जो कि बहुत मुश्किल है, बट आम लोग कहें तो कर सकते हैं, कोशिश करें। दूसरा तरीका है कि आप रिव्यू पिटिशन फाइल करें या लेटर पिटिशन, उनको चिट्ठी लिखें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि इसे आप रिव्यू करें। यह जो ऑलरेडी केस चल रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रखे हैं, उसमें लोगों ने आईए फाइल कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, एनजीटी में, इन सब विषयों पर, अरावली के, उसमें आप पार्टी बने जी। तो क्या इसमें एक सॉरी टू इंटरप्ट, जो सर ने बोला कि रिव्यू पिटीशन अगर हम इसमें फाइल करें, तो क्या इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम जो हमारे दर्शकों के संग में संवाद करते हैं, हम उनसे कहें कि एक कमेंट में अपना सिग्नेचर हमको दें कि वो इससे एग्री करते हैं और हम अपना पिटीशन उसके बिहाफ पे एक उस सिग्नेचर के साथ में इसको हम चाहे। बिल्कुल पॉसिबल है ये, और ये अच्छा तरीका है। वो लोग अपना एग्री करें, अपना नाम ये जो भी वो देना चाहें, सिग्नेचर अगर वो भेज दें तो और अच्छा बात है, फोटो करके। तो वो स्क्रीनशॉट ले करके और एक कवरिंग लेटर बना करके पूरा सब्जेक्ट लिख करके उसमें अच्छे से फॉर्मल तरीके से, तो वो आप दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तो सिंपल लेटर लिख सकते हैं, उसके बाद किसी भी एडवोकेट से बात करके या इन पर्सन इंटरव्यून कर सकते हैं उस केस में, जो ऑलरेडी पुराना केस चल रहा है उसमें इंटरव्यून, जिस दिन उसकी हियरिंग होगी उस दिन इंटरव्यून कर सकते हैं। उसका तरीका है, लीगल तरीका है। ये बहुत अच्छा गाइडेंस दी आपने, और मैं दर्शकों से अपने इसकी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी इस कॉज में कहीं ना कहीं जेन्युइनिटी लगती है और जुड़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट में आकर के अपना यस लिखें और सिग्नेचर दें। फिर हम उसको फॉर्मलाइज करेंगे कि कैसे लेटर में हम इसका सिग्नेचर, एक अभियान चलाते हैं और ये लेटर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में थ्रू एडवोकेट या थ्रू लीगल तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और अपनी बातों को, नागरिकों की बातों को उन तक पहुंचाते हैं। दर्शकों से सिर्फ मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगी, मौलिक अधिकार बचाना हमारा अपना राइट है, हमें खुद आगे आना पड़ेगा अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो इसलिए इस मुहिम से आप अवश्य जुड़ें और हमें अरावली से स्टार्ट करना है और इसको जहां जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी इस मुहिम को आगे ले जाना है। सर एक चीज़ और बोलेंगे, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अभी इसी से जुड़े हुए हैं, अरावली हिल्स पे वर्क कर रहे हैं, आपने अभी कोई ऐसा इसके अगेंस्ट कुछ फाइल किया है, कोई केस, या अभी क्या मुद्दा चल रहा है, या ऑलरेडी कोई केस चल रहा है उससे आप जुड़े हुए हों और कोई उम्मीद बंधी है कि आगे? देखिए, जहाँ तक अरावली का विषय है, अरावली के जो इश्यूज हैं सबसे ज़्यादा हरियाणा में आए हैं। तो हरियाणा में अभी जो कुछ ग्राम पंचायतें हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, जो पिछले 100 साल या उससे पुराने समय से बसी हुई हैं। तो उन लोगों ने भी हमें बुलाया, जैसे पर्यावरण के लोगों को बुलाया जाता है, परामर्श लिया, उनका समाज इकट्ठा हुआ, पंचायतें हुई हैं गाँव में। ये फरीदाबाद की बात है। तो एक तो उनके साथ हम कि उनके क्या राइट्स हैं, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट एक्ट लागू हो गया और हैं वो उनके गाँव, तो खेत उन्हीं के हैं, बट उस पर आप कुछ बना नहीं सकते। तो उन सब मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं। बीच में वहाँ पर अवैध रूप से या कूड़ा डाला जा रहा है या फिर डंपिंग ग्राउंड्स बना दिए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर अच्छा प्लांटेशन नहीं है, कीकर खड़ा हुआ है। उस दौरान सरकारों के पास बजट नहीं होते थे, जमीनों को अतिक्रमण से बचाना था, तो प्लांटेशन 80-90 के दशक में बहुत हुए हैं इस तरह कीकर का प्लांटेशन। कीकर की कोई एनवायरमेंटल वैल्यू खास नहीं होती, उसकी जगह अगर नेटिव प्लांट्स अगर हम लगाएं
तो हम लोग फुट हिल्स में, मतलब पहाड़ी के नीचे की तरफ जो मैदानी एरिया है, अगर हमें कहीं मिल जाती है ग्राम सभा की जमीन, उनमें हम प्लांटेशन कर रहे हैं। पहाड़ के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, उस पर काम ज्यादा नहीं हुआ ग्राउंड पे, वो है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। जैसे अफ्रीका में ग्रीन वॉल बनाई गई है, कई हजार किलोमीटर लंबी एक तरह से जंगल बनाया गया है। ऐसा ही यहाँ पर अरावली में ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पर्यावरण मंत्रालय ने। भूपेंद्र यादव जी जो मिनिस्टर है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, उन्होंने लगाया भी है हरियाणा में प्लांटेशन, 150 पौधे इसका शुभारंभ भी कर दिया है। तो उस ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में भी हम एक पैच ले रहे हैं जिसमें हम नेटिव प्लांट्स लगाएंगे। तो हमारा कोर्ट के लेवल पे भी और जमीनी स्तर पर भी और ग्राम स्तर पर जो जागरूकता होती है उनमें भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक बात आपने की केस फाइल करने की, तो अभी क्योंकि वहां ऑलरेडी पुराने केसेस चल रहे हैं और जो वहां के स्थानीय पर्यावरणविद हैं, क्योंकि मैं नोएडा और की तरफ रहता हूं, तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि वहां जो संगठन है वो खुद करें। उनको हमारी कोई सपोर्ट चाहिए, ग्राम स्तर पे लोगों को सपोर्ट चाहिए या एनवायरमेंटल एनजीओज को चाहिए, तो वो हमारा नैतिक दायित्व बनता है। तो वहां पर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छा, समाज की ही टीम है, लंबे समय से बड़े लर्नेड लोग हैं, उनके पिटिशन चल रहे हैं जी। तो उसमें अलग से जाकर के अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी, बट आवश्यकता होगी तो हम भी इंटरवेन कर सकते हैं। तो आपको मतलब जैसे आपने बताया कि हरियाणा का मेन अभी इफेक्ट हो रहा है, तो जो उससे लगा हुआ जो गांव आपने कहा उनको मतलब जबरदस्ती एक तरह से, बिल्कुल बहुत विवाद हुआ है वहां पर कि गांव वालों को क्या उनके आगे जो जमीनों पे एक तरह से कहें कब्जा, मतलब इसको बोले कब्जा जो हो रहा है, वो कह रहे हैं गांव वालों ने कब्जा किया हुआ है जंगल का और ये फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गया, अब आप यहाँ से निकलिए। आपने कुछ लोगों ने फार्म हाउस भी बना लिए हैं क्योंकि गांव के खेत हैं, वो उनकी जमीनें हैं, कई कई पीढ़ियां उनकी उनको। तो गांव वाले कह रहे हैं भाई ये जंगल आपने डिक्लेयर कर दिया, हमारा तो ये अपनी जमीन, हम तो इसमें कुछ भी मनाए। कमाल की बात है कि जहाँ जंगल है वहां आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो और जहां नहीं है वहां उसको आप जंगल डिक्लेयर कर दे रहे हो। ये तो मतलब बिल्कुल ही उल्टा, मतलब उल्टी गंगा बहने वाली बात हो गई। लोगों को तो आरोप है, हम जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं, जो वहाँ हजारों सालों से रहते आ रही हैं, पीढ़ियां गांव जो उन्हें रखाते आ रहे हैं, उनका संरक्षण करते आ रहे हैं एक तरह से, उनको हटा करके अब इनको बिल्डरों को और माइनिंग के लिए और तमाम इस तरह की योजनाओं के लिए दे जाने का प्रयास है। लोगों के ऐसे आरोप हैं, तो वो तो सही साबित होते दिख रहे हैं। ये सर यही, इसी को मैं अरावली वाले मुद्दे से जोड़ना चाहूंगा फिर से कि वो जो 90% पहाड़ियां हैं वो अब वन्य संरक्षण में नहीं आएंगी। हाँ, नहीं है वो लीगली वन, हाँ, उनको डी नोटिफाई कर दिया, तो अब उस पर कोई कानून नहीं है। माइनिंग करो आप, वो पहाड़ी खत्म हो जाएंगी कुछ सालों में। जमीनों को लेकर किसानों की जमीन को, किसानों को हटाया जा रहा है। अनंगपुर गांव है फरीदाबाद में, बड़कल लेक के पास। आदमी रह रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, मतलब पालन पोषण कर रहा है, वो वहां से आप हटा दो। फॉरेस्ट एक्ट के बिहाफ पे आप हटा दो कि आप फॉरेस्ट है, ये जो जहाँ पे नहीं है, लोग नहीं रह रहे हैं, नहीं जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पे आप 2 लाख साल से जो पर्वत श्रृंखला है वहां से गांव वालों को तो हटाया जा रहा है फॉरेस्ट एक्ट के नाम पर, लेकिन माइनिंग के लिए दिया जा रहा है, जो कि 2 लाख साल से वो पर्वतमाला है उसको खत्म कर देगी माइनिंग। तो ये लोग भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, गांव के लोग भी फार्म हाउस बना करके या कोई इंडस्ट्री लगा के जंगल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, माइनिंग भी कर सकते हैं, वो उनके खेत हैं, बट वो इतना नहीं कर पाएंगे जितना ये माइनिंग कंपनियां। इस तरह का जो रूल आ जाएगा, कानून आ जाएगा, तो लीगल परमिट मिल गया कि काट डालो आप, चाहे 1 महीने में काट दो जंगल को। और यकीन से बोल रहा हूँ, अगर ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट तो हो ही गया, कानून आ गया, हाँ, तो शायद 1 महीने भी नहीं लगेगा। ये कॉर्पोरेट्स इतने बड़े रिसोर्सेज के साथ में आते हैं कि और बिल्डर्स, कॉर्पोरेट सब मिलकर के 90% जिन पर्वत श्रेणियां साफ कर देंगे। नोएडा साइड में जब जाती हूँ तो वो मुझे लगता है ना बिल्डिंग के जंगल हैं, कंक्रीट जंगल। मुझसे जब लोग कहते हैं कि एक फ्लैट इधर भी लिया जाए, मैं कहती हूँ मैं मर जाऊंगी लेकिन इस एरिया में मैं नहीं रहूंगी। कंक्रीट के जंगल कि आप खड़े होके देखो तो एकदम लगता है क्या है ये ना। सर ये जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है, मैं पर्सनली वर्क करना चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन विकास इस कीमत पे नहीं चाहिए। शायद मेरे जैसे बहुत से नागरिक हैं, आप भी शायद उसी में आते हैं, और सभी लोगों को विकास इस कीमत पे नहीं चाहिए। इसमें मैं एक बहुत मशहूर एक्टर हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, उनका कहना है कि जो सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीजें हैं वो मुफ्त आती हैं। बिल्कुल, जैसे हवा, जैसे पानी, जैसे हरियाली आपके आसपास, ये सारी आपको खुशी देती हैं, और ये सब बिल्कुल मुफ्त है।
तो इन्हीं पे तो अब जो मुफ्त की चीजें हैं उन्हीं पे कहीं ना कहीं कुछ संगठनों का या कुछ प्राइवेट कंपनीज का उसी पे है कि ये तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसको हम कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बैंक बनाए जाएंगे, कल को ऑक्सीजन सेंटर बनाए जाएंगे, आप उसमें साफ हवा लेंगे, तो इसको भी पैसे से जोड़ना चाहते हैं। एयर प्यूरिफायर बिक रहे हैं। और अभी मैंने आज की बात बता रहा हूँ, अभी 2 घंटे पहले जब मैं आ रहा था तो एक नई पीढ़ी का जो एम्प्लॉई है उसने गले में लटका रखा था। मैंने पूछा ये क्या है, तो बोले ये पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर। तो अब लोग एयर प्यूरिफायर अपने संग लॉकेट की तरह से पहन के चल रहे ये तो चाहती है बड़ी कंपनियां। ये जिंदगी है, ये कोई जिंदगी नहीं है। नहीं है। पानी ऑलरेडी वो तो हो ही चुका है, सब लोग मिनरल वाटर ही पी रहे हैं, वो कर ही नहीं सकते। और आरओ में भी पानी प्योर नहीं हो पा रहा, आरओ में मिनरल्स चले जाते हैं। बिल्कुल। तो हर तरह से जो इंसान है उसके ऊपर जोखिम है। और क्या विकास इन मापदंडों पे किया जाना चाहिए कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज डाइल्यूट कर दिए जाएं, पॉल्यूट कर दिए जाएं, अगली पीढ़ियों को ना तो नीला जल ना नीला आसमान दिखे, तो ये कैसा विकास? तारे आजकल के बच्चे देख पाते हैं? नहीं, तारे तो एनसीआर में तो है ही नहीं। ज्यादातर बड़े शहरों में पॉल्यूशन इतनी धुंध है कि आसमान में नहीं दिखाई दे पाता कुछ भी। सर पर्सनली आई फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और मतलब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। तो मुझे तो सबसे अच्छा यही लगा कि हम एक पहले चर्चा करके कुछ लोगों को अवेयर कर सकें, और खुद भी हम उसमें अवेयर हो रहे हैं आपसे चर्चा करके कि कैसे इस चीज का समाधान हो सकता है। और मतलब सर पे बोझ की तरह से ऐसे कानून ना आए, ऐसे आए कानून जिसमें सभी का विकास हो, खास तौर से वो जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे हो उसका विकास हो, तब तो ये विकसित भारत है, वरना ये विकसित भारत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, अंत्योदय की बात की जाती है कि पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उस तक विकास पहुंचे। तो उस तक विकास तो पता नहीं कितना पहुंच पा रहा है, सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन उस तक प्रदूषण जरूर पहुंच पा रहा है जो उसके आर्थिक बजट को और स्वास्थ्य के ऊपर नुकसान दे रहा है। तो विकास की जो योजना है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। वो कैसे पहुंचेंगी? जब हम करप्शन से मुक्त व्यवस्था डेवलप करेंगे। ये भी कहीं ना कहीं करप्शन का ही पार्ट है कि इलीगल माइनिंग को हम रोक नहीं पा रहे। फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप बता दीजिए कैसे सस्टेनेबल माइनिंग होगी, कोई तो रोड मैप लेकर के आइए, हम इसको फॉर्मुलाइज कर देते हैं जैसा आपने बताया। क्लाइमेट की बात मैंने सुनी थी कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात सुनी थी, लेकिन सस्टेनेबल माइनिंग तो पहली बार। माइनिंग वर्ड ही अपने आप में ऐसा है कि सस्टेनेबल हो ही नहीं हो सकता, ये नेचर के अगेंस्ट क्राइम है। अब उसमें भी टर्मिनोलॉजी यूज कर दी है पढ़े लिखे वर्ग ने, सस्टेनेबल। वो बस एक परमिट है, लीगल वे में एक परमिट है इलीगल काम करने का। सस्टेनेबल वर्ड का इन्होंने खून कर दिया। सस्टेनेबल माइनिंग जो है हिमाचल में हुई है शुरू। हिमाचल से इसका पूरा एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था कई साल पहले। हिमाचल में जो तबाही हुई है सस्टेनेबल माइनिंग के नाम पर यमुना में, इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं, भुगतते हैं, हर साल भुगतते हैं। सर ये सारे रिजल्ट भुगतेंगे आने वाले समय में। अगर ये सब होता रहा तो हम भी भुगतेंगे, हमारे बच्चे भी भुगतेंगे। देखिए, गरीब वर्ग ज्यादा भुगतेगा, जिनके जो अफोर्डेबल नहीं कर सकता, जिनके पास एयर प्यूरिफायर लगाने की क्षमता है, या जो अपने बच्चों को विदेश में भेज सकते हैं या दूसरे राज्यों में भेज सकते हैं। जैसे केरल में पॉल्यूशन कम है, कई लोग वहां चले जाते हैं, गोवा चले जाते हैं या पहाड़ों में चले जाते हैं। तो ये गरीब तबके को ज्यादा नुकसान है इससे। एक और सबसे बड़ा, कब तक जाएंगे और कितने जाएंगे, कब तक जाएंगे? हमें तो एक दिन वापस फिर यही बिल्कुल आना है। काम तो जो यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें तो यही आना होगा। देख रहे होगे हिमाचल वगैरह में, यहाँ से सारे लोग जा रहे हैं प्रदूषण से बचने के लिए। वहाँ का हाल अभी देख लो, गाड़ियां लाइन से लगी पड़ी हैं, गाड़ियों का शोर। अरे पानी से रोड कट गई पूरी। इस बार जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कई लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो होता है सदियों, मतलब हजारों लाखों सालों में कितनी बार आइस एज आई है, फिर चीजें बेहतर हो जाते हैं। वो प्राकृतिक कारणों से था, वो प्राकृतिक कारण है, ये मैन मेड कारण है। तो इसलिए इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है, जो कार्बन के संकेंद्रण की बात हो रही है, क्योंकि हमने जमीन से निकाल करके कार्बन, कोयला या जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसको हमने खुले एनवायरनमेंट में छोड़ दिया है। अब ये ना तो ऊपर अंतरिक्ष में जा पा रही हैं और ना ही ये नीचे स्टोर हो पा रहा है, क्योंकि सब कंक्रीट में बदलता जा रहा है, पेड़ कम होते जा रहे हैं, जंगल ही तो कार्बन को सोखते हैं। विक्रांत जी, आपके संग बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम ही इस मुहिम से जुड़ जाएं और अभी का अभी जुड़ जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें लीगलिटी में फंसी हैं, तो उस तरीके से जैसा आपने हमको गाइडेंस दी हम करेंगे। तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये अरावली ही तो केवल एक मुद्दा नहीं है, ऐसे और भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं जिसपे आप लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं या आप लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं? तो कुछ उनके बारे में भी बताइए कि जो शायद इसके जैसे ही हैं, और उसको भी हम अपने दर्शकों के समक्ष रख सकते हैं। शायद हमें नहीं पता है या दर्शकों को नहीं पता, कोई ऐसा
एक आध मुद्दा जो बहुत सारे मुद्दे देखो, आना चाहिए अच्छी पब्लिक बात में। है, आपने ये इशू उठाया कि अब तो अरावली सब लोग चिल्ला रहे हैं। अरावली का मुद्दा तो आजादी के बाद से ही लोग संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान के लोगों ने बड़े संघर्ष करे, बड़े आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली तक कूच किया उन्होंने 70 के दशक में, 60 के दशक में भी, फिर 80 के दशक में कुछ सफलताएं मिली। तो ये पुराने लंबे आंदोलन है, लेकिन हम भागदौड़ में इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। और अरावली एक छोटा सब्जेक्ट है पर्यावरण का। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक पर्यावरण को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो ऐसे में एक सजग नागरिक ही एक सजग देश बना सकता है, विकसित देश बना सकता है। तो हम अपने यहाँ साफ हवा और साफ पानी के लिए ये आंदोलन किसी विकास को रोकने के लिए नहीं करना है, किसी प्रोजेक्ट या कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। सिंपल बात है, साफ हवा और साफ पानी हमारा अधिकार है, उसके लिए आप अपना संघर्ष करें। और उसमें हम भी अपना योगदान। हाँ, अब उसमें क्या योगदान हो, क्योंकि लोगों को लगता है अरावली है ये तो 4 राज्यों की बात है, 30-40 के करीब जिलों की बात है, जिसमें गुजरात है, हरियाणा है और आपका राजस्थान है, दिल्ली है। लेकिन नहीं, ये उन तक जुड़ा हुआ विषय नहीं है। अरावली और अरावली के आसपास और पर्यावरण मुद्दे हैं। तो आप जैसा आपने कहा कि, और जैसे नोएडा की मैं बात करूं तो 2010-11 से हम लोग भूजल जो है हमारा अंडरग्राउंड वाटर, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बारिश का पानी कंक्रीट होने की वजह से नीचे नहीं जा पा रहा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपने जो तालाब है, क्योंकि यहाँ 700 तालाब हुआ करते थे इस जिले में, छोटा सा जिला है, हर गाँव में 2-3 तालाब थे, खत्म हो रहे हैं, उनका रेस्टोरेशन। उसके अलावा हर गाँव में पेड़ पौधे होते थे जो कि अब खत्म होते जा रहे हैं, तो ट्री प्लांटेशन हम लोग कर रहे हैं, उसमें आप सहयोग दे सकते हैं। साथ ही साथ गाड़ी, आप जैसे 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी जाना है, गाड़ी निकालते हैं लोग, गाड़ी से बहुत प्रदूषण होता है। तो शॉपिंग करने के लिए प्लास्टिक का थैला लेकर के आते हैं वहां से, जबकि अपना थैला कपड़े का लेकर के जाना चाहिए, इको फ्रेंडली थैला होना चाहिए। तो हमारे डेली लाइफ में जो हमारे क्रियाकलाप हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसमें बिजली बहुत ज्यादा बर्बाद होती है, अपव्यय हो रहा है, उस पर काम करें। तो हमारी डेली लाइफ में पानी की बचत, बिजली की बचत, और साथ ही साथ जैसे अरावली जैसे मुद्दे हैं, जमीन के पानी जैसा मुद्दा है, ट्री प्लांटेशन, इन सब चीजों से भी जुड़े रहें, तो आप पर्यावरण को बचा पाएंगे और इस देश को एक विकसित और एक ग्रीन कंट्री बना पाएंगे, जो कि हम, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। डेवलप्ड कंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन कंट्री की तरह से पहचान हमें बनाई जाए। ये एक अच्छा आपने सुझाव दिया, बहुत अच्छा आपने बोला। और ग्रीन कंट्री की तरह से हमारी आइडेंटिटी अगर पूरे वर्ल्ड में जाती है तो वो ज्यादा अच्छा होगा कहीं कि हम डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड, हमें इस कीमत पे तो डेवलपमेंट चाहिए नहीं कि हमें डेवलपमेंट वैसे भी सीमित होता है। कोई भी कंट्री, अब जैसे अमेरिका है, 300-400 साल से शायद वो डेवलप कंट्री की कैटेगरी में बड़ा शक्तिशाली देश है। कितने साल और रह पाएंगे? वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे एक दिन। अब तो वो एक तरह से घटाव की तरफ है उनका, तो कितने दिन आपने, उससे ज्यादा बड़ा पैमाना तो हो नहीं सकता। वो भी कितना सस्टेन कर पा रहे हैं, दूसरे कंट्री से तेल निकाल रहे हैं, तमाम युद्ध हो रहे हैं। तो ये जो विकास का मॉडल है, आधुनिक विकास का जो मॉडल है, ये मॉडल आप बड़ा खींचतान का और बड़ा एक्सप्लॉयटेशन का दिखता है, खासकर नेचर का एक्सप्लॉयटेशन है। इसको आप लंबे समय तक नहीं, अगर आपको हजारों लाखों सालों तक सस्टेनेबल रहना है, विकसित रहना है, जैसे सोने की चिड़िया था भारत, वो मॉडल जो है प्रकृति के समीप आकर के ही और ह्यूमन राइट्स को पहली प्राथमिकता में रख के ही आप कर सकते हैं। जैसे आपने कहा 100 साल तक दोस्त हम रहेंगे ही नहीं इस तरह से। तो जैसे कोविड जैसी जो आ रहे हैं, ये सब अगर इसी तरह प्रकृति से छेड़छाड़ रही, गंदा खाना, इतना गंदा पानी, हवा, सब कुछ इतना प्रदूषित अगर लेंगे तो हमारी लाइफ की पूरी कितने साल की होगी? 40-50। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, डायबिटीज की समस्या, डायबिटीज हो रही है। तो ये क्या है? ये ऐसा तो नहीं है। हम तो मैं पिछले भी अपने उसमें चर्चा में मैंने बोला था कि हम पे तो सही करते हैं, अच्छे खाने के लिए सही नोट फाड़ के गंदा करके तो देते नहीं है, लेकिन हमें खाना गंदा मिल रहा है, पानी जो कि हमारी बेसिक नीड है। कोई हम फेक करेंसी तो दे नहीं रहे, नकली नोट तो दे नहीं रहे, पैसा हम सही दे रहे हैं, लेकिन टैक्स भी लोग पूरा दे रहे हैं, लेकिन खाना जो है मिलावट वाला मिलेगा, दूध आपको मिलावट वाला मिलेगा, पनीर आपका देख लीजिए, हवा तो है ही प्रदूषित। देखिए 16 किलो के करीब एक वयस्क व्यक्ति जो है 16 किलो के करीब ऑक्सीजन लेता है, लेकिन आप देख लीजिए उसमें से कितना प्रदूषण, कितना शुद्ध है? कोई शुद्ध है नहीं, कोई पैमाना नहीं है कि आप कितना अंदर ले जा रहे हैं उसमें। लाइफ जब हमारी मुश्किल से 50 साल 60 साल,
आने वाले टाइम में यही क्योंकि होगा। पहले लोग 100-100 साल जीते थे, आज भी जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम किया है, आजाद हिंद, आज भी कई आपको स्वतंत्रता सेनानी मिल जाएंगे। तो 100 साल तक खूब लोग जीते थे। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइफ हमारे यहीं पे थी। 400-400 साल 500-500 साल पुराने संत देखे जाते थे, ऋषि देखे जाते थे, तपस्या करते थे। लेकिन आज संभव है 50-60 की एज होते ही लोग कहने लगते हैं कि भाई अब तो अपना जीवन पूरा होने की तरफ, जबकि ये कुछ एक मेरे दिमाग में ये चर्चा करते करते कहीं विचार आया कि जो स्कूलों में हमारे नए छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राएं जो भी पढ़ रहे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज उनको समझानी पड़ेगी कि सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपने आसपास जहां कहीं भी वो रहते हैं उनको 5-10 पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी करना है और संग संग खुद भी लगाना है। बिल्कुल, अगर ये मुहिम चलती है, जैसे एक पेड़ माँ के नाम है, ये उसी तरह की ये मुहिम है कि और ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है, खाली एक पेड़ से नहीं होगा। तो इसमें युवाओं को जुड़ना चाहिए, उनके करिकुलम से जोड़ देना चाहिए। जैसे होता ना, एक पहले मॉरल स्टडीज चलता था एक सब्जेक्ट मॉरल, अब इन्वायरमेंटल स्टडीज में इसका प्रैक्टिकल के ये मार्क्स होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है उसमें है ये। दोनों को रोकेंगे, ये पेड़ लगेंगे कहाँ? हाँ, जमीन क्वेश्चन ये पेड़ लगेंगे कहाँ? हमने सोचा कि मैं 100 पेड़ लगाऊंगी, कल ही लगाऊंगी, लेकिन लगाऊं कहाँ? आपको ये भी देखना होगा कि आबादी हमारे देश में कितनी है। हमारे यहाँ दुनिया की 20% के करीब आबादी निवास करती है, लेकिन हमारे पास लैंड एरिया कितना कम है। दुनिया का कुछ परसेंट ही हमारे पास लैंड एरिया, जितनी पॉपुलेशन है दुनिया की उतना एरिया नहीं है। तो ऐसे में जमीन का बहुत क्राइसिस है। तो अच्छी बात है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है हमारे पास, जो रिच फॉरेस्ट है, उन्हीं को बचाना हमारे लिए सही साबित होगा। नए पेड़ लगाना अच्छी बात है, आप अपने आंगन में लगाइए, अपने आसपास कॉलेज में लगाइए, गमलों में भी लगाइए, और कॉलोनी में इधर उधर बहुत जगह होती है। फैक्ट्री में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैक्ट्रीज का जो एरिया है उसमें भी कुछ एरिया ग्रीन होना चाहिए, 10%, 15%, वो सब प्रोविजंस हैं, लेकिन जमीन पर वो नहीं उतारे जा रहे। और पेड़ लगाए भी जाते हैं तो ऑर्नामेंटल लगा दिए, बोतल पाम वगैरह लगा दिए। ये सजावटी पौधों से ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली, उन पे पक्षी घोंसले नहीं बनाने वाले, उन सजावटी पौधों से जो पत्ते झड़ते हैं उससे खाद नहीं बनने वाला, हमारी मिट्टी उन्नत नहीं होने वाली। पेड़ सबसे ज्यादा खाद का काम करते हैं, क्योंकि पेड़ के जो पत्ते गिरते हैं वो कंपोस्टिंग होती है नेचुरल तरीके से, इसीलिए जो हमारी सॉइल है वो फर्टाइल है। तो आप नेटिव जो स्थानीय प्रजाति है, नीम, बड़, पीपल, पिलखन, ये बाकी स्टेट में अलग अलग वैरायटी हो सकती है। उत्तर भारत में जैसे ये चलन में है, ये नेटिव प्लांट्स है। तो प्लांटेशन कौन सा करना है ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और हम मतलब ये शिक्षा तो दे देंगे, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, लेकिन ये भी तो बताएं हम कहाँ लगाएं, उसके लिए जमीन तो हमें दें। हमारे जमीन सरकारें जैसे हैं, कुछ ग्राम सभा की जमीनें हैं गाँवों में, वहां लगा सकते हैं। और शहरों में जो है ग्रीन बेल्ट्स हैं, डेडिकेटेड एरियाज हैं ग्रीनरी के लिए, पार्क्स हैं, वो खाली पड़े हैं, या उनमें जो पेड़ थे वो मर चुके हैं, या कहीं पानी भर गया, पानी भरने की वजह से कई ग्रीन बेल्ट नोएडा में, दिल्ली में आप देखेंगे, या गुड़गांव में, फरीदाबाद में, कहीं भी आप चले जाओ, सूखी पड़ी हैं, पेड़ नहीं है उन ग्रीन बेल्ट्स में। तो वहां पर हरा भरा किया जा सकता है, वहां की सरकार से मिल करके, या ग्राम पंचायत से मिल करके, या RWA से मिल करके। करने वाले के लिए बहुत स्कोप है। बट हाँ, जो आपने विषय उठाया, बड़े स्तर पर देखें तो जमीन की काफी कमी है। पेड़ों के लिए जमीन कोई नहीं देना चाहता। मुंबई में आरे फॉरेस्ट का मैटर आया था, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि मेट्रो बने या जंगल रहे। तो वो देखिए, अब सरकारें चिंतित रहती हैं, अरे कहीं पेड़ लगा दिए, खाली प्लॉट पड़ा हुआ, नहीं पेड़ मत लगाइए, उसको खाली रखिए। तमाम सरकारें चिंतित है कि जहां था वो इंडस्ट्रियल प्लॉट, अब वहां जंगल हो गए, जैसे जयपुर में है। अब PM यूनिटी मॉल, कौन सा मॉल बनना था वहां पर, अब वो जमीन का जो लैंड यूज है, भू उपयोग है, वो जंगल नहीं है, ग्रीन एरिया नहीं है वो, लेकिन वहां ग्रीनरी हो गई। तो अब क्या हो रहा है कि खाली प्लॉट में लोग बुलडोजर चलवा देते हैं, प्राइवेट भी और सरकार भी, कि जंगल ना बन पाए। उसको बजट निकाले जा रहे हैं कि उसको साफ रखो, क्योंकि ऐसे ही छोड़ दिया जंगल बन जाएगा, जंगल बन गया तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो जमीन का विषय है महत्वपूर्ण। तो इसमें सर थोड़ा सा लीगल मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आया कि जैसे हम लोग, ये आपने कहा ना, लैंड के यूटिलाइजेशन, भू उपयोग जो है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा संविधान या कानून ये भी बोलता होगा कि इतने % जंगल भी कहीं लीगली उसको मेंटेन करना चाहिए, बनाना चाहिए, कि टोटल लैंड एरिया जो है उसका इतना उपयोग हम करें, रेजिडेंशियल में इतना, एग्रीकल्चर में इतना, इंडस्ट्रियल में कितने % जंगल का एरिया है, और उसमें किसी तरीके का इंटरफेरेंस ना हो। ये कानून बनना चाहिए।
देखिए इसके ऊपर बहुत सारी पॉलिसीज है। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन रहा था तो पानी पर्यावरण को लेके इतना ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं दिया गया है, बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ग्रीन एरियाज को और हमारे ह्यूमन राइट्स की वजह से पर्यावरण को महत्व दिया जाता है। तो जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, इसके बारे में बहुत पॉलिसीज बन रही हैं और अभी यूएन लेवल पर भी बहुत सारे गाइडलाइंस बनाए गए हैं जिन्हें ज़्यादातर देश अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कोशिश की जाती है किसी भी शहर में जब वो बन रहा है, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये प्लांट सिटी है, इनमें 15-20% केवल 15-20% एरिया ग्रीनरी के लिए छोड़ा जा रहा है। लेकिन हमारी बतौर पर्यावरणविद जो डिमांड रहती है वो है 33% की, और वो 33% भी नेटिव प्लांट्स हो, स्थानीय प्रजातियों, देसी प्रजातियों, 1/3 होना चाहिए, कंसर्ड होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने रिवाइज की है, इंडस्ट्रियल एरियाज जो डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल इस्टेट, मतलब 100 फैक्ट्री एक जगह लगेंगी, 200 लगेंगी, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इस्टेट, पूरा एक उनका क्लस्टर। उस क्लस्टर में 15% 20% एरिया ग्रीन होना चाहिए। पहले वो 30% तक भी था, अभी उनको हल्का कर दिया है। चलिए हल्का करके कम कर दिया, बट आप उतना ही कर लीजिए। एक इंडस्ट्री आपके लगाएंगे रेड कैटेगरी की या ऑरेंज कैटेगरी की, उनको भी 5-10% एरिया अपने प्लॉट में ग्रीन रखना होगा। तो ये सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सरकार ने उसको शायद इस वजह से भी हल्का कर दिया कि भाई आप ज्यादा सख्ती करोगे 33% कोई करेगा नहीं, क्योंकि इतनी महंगी जमीनें मिलती हैं, तो प्लॉट महंगे मिलते हैं, तो इसको हल्का कर देते, 10% कर लीजिए। तो प्रोविजन है, कुछ जगह लागू हो रहे, कुछ जगह नहीं हो पा रहे। तो मेरे ख्याल से ना कि गवर्नमेंट रूल ही इतना मतलब ढीला बना रही है कि आदमी को ध्यान मतलब नहीं कर रहा है कि चलो 15% है। 15% क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है जितना वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। मैं मतलब नोएडा में मुझे मेरे ख्याल से 24-25 साल हो गए, है ना, नोएडा को मैंने जैसे देखा है अपने उसमें, आप लोगों ने तो बहुत देखा होगा, मैंने जैसे देखा है जिस तरह से ये धीरे धीरे कंक्रीट में बदला है, हाँ, है ना, ये अच्छा साइन नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि रियल एस्टेट लॉबी हावी हो गई। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ इंडस्ट्रीज लगनी थी, और जो इंडस्ट्रीज में लोग रहेंगे उनके लिए अफोर्डेबल मकान होने थे। ये इतनी ऊंची ऊंची इमारतों का कोई जब प्लान नहीं था, जब ये ओखला से निकल करके इंडस्ट्रीज यहाँ लगाई गई थी, इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रखना था। लेकिन अब यहाँ लोगों ने मकान खरीद के इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दिए हैं, लोग रह नहीं रहे हैं, मकान खाली पड़े हैं। जिनके पास पैसा है, कई लोगों के पास ब्लैक मनी है, वो इसको यहाँ इन्वेस्ट करके मकान छोड़ दिए, 20 साल बाद ये करोड़ों रुपए में बिके। तो ऐसे हम अपनी जमीन को, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे किसी के इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी के को बेनिफिट देने के लिए नहीं कर सकते। ये गरीबों के लिए मकान बनने थे, या जो उनकी जॉब है यहाँ पर उनके लिए बनने थे। कंक्रीट का जंगल बना दिया, क्योंकि बिल्डर तो कंक्रीट बनाते हैं, वो ग्रीनरी के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हैं, थोड़े बहुत गमले वमले रख देते हैं हर सेक्टर में या हर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में, बात खत्म। सर मैं तो यही कहूंगा कि एक आम नागरिक, एक आम जनता जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है ऐसे मुद्दों में, और उन्हीं से ये अपेक्षा रखती है कि कुछ ऐसा कानून आएगा कि जो, जैसे आप बोल रहे हैं 15% के बजाय वो बढ़ करके वापस 33% तक पहुंचे, 30% तक पहुंचे, और इस तरीके के मुद्दों पे कुछ स्ट्रांग डिसीजंस दिए जाएं। संग में आम नागरिकों की तरह से हम सबकी ये कोशिश है कि इस तरीके के जब कभी मुद्दे जो कि ह्यूमन लाइफ के अगेंस्ट हैं, या जिससे एक बहुत बड़ा ह्यूमन लाइफ की जो पूरी जनरेशन प्रभावित होती है, हाँ प्रभावित होती है, वो लोग कहीं ना कहीं हम सब उससे जुड़ करके इसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर सकें, अपने दायरे में रहते हुए, अपने लीगल दायरे में रहते हुए, और ध्यान आकर्षित करके हम कोशिश करें कि इस तरीके के डिसीजंस निकल करके आए जो पूरी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम साफ हवा, साफ पानी और साफ भोजन की तो व्यवस्था हो ही जाए। तो इस तरीके की मुहिम चलानी चाहिए, और आप चला रहे हो, ये तो मतलब मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा उस बात को कि आपने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, और पेड़ भी लगवा रहे हैं। शायद 2 लाख प्लांटेशंस मैंने पढ़ा था कहीं, आपने सालों में हम लोगों ने लगाए हैं, और हमने उन जगहों पर पौधारोपण किया है और उनको मेंटेन भी किया 3 से 5 साल, जो जगह डंपिंग ग्राउंड्स में बदल गया। क्योंकि खाली एरिया में पौधे लगा देना कोई भी कर सकता है, आम काम है। जो कूड़े घर में बदल गई हैं, साइट हैं जहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, उनको साफ करके कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करके रिसाइकलिंग के लिए भेज करके फिर वहाँ खाली करके लेवल करके जब पौधे लगाए हैं, मियावाकी जंगल भी डेवलप कर रहे हैं हम लोग, तो उससे आपको कहीं ना कहीं प्रकृति में एक तरह से संतुलन होगा। इस तरह के एफर्ट करने चाहिए बाकी लोगों को भी। न्यू जनरेशन के लिए आपका कोई संदेश? न्यू जनरेशन के लिए मेरा यही संदेश है कि आप कहीं ना कहीं
पूरे डेली लाइफ में जो आप देखेंगे प्रकृति का बहुत तरह से दोहन करते हैं, एक तरह से प्रकृति पर ही हम निर्भर है। तो ऐसे में हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्रकृति को कुछ दें। जैसे आप सुबह से उठते हैं शाम तक आप देखते हैं प्रकृति में जो चीज भी आप ले रहे हैं उसका 5-10% वापस दें। उसका तरीका क्या हो सकता है? वापस देने के बहुत सारे तरीके, हर एरिया में अलग अलग, हर शहर में अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो जहां पानी का संकट ज्यादा है, जो शहर पानीदार शहर नहीं है, जहां बारिश कम होती है कंक्रीट के जंगल में, वहां हम पानी बचा सकते हैं। पानी का कम से कम उपयोग करें, सीमित मात्रा में पानी ले। इसके अलावा जहां पर ग्रीनरी की कमी है वहां पर हम ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए ट्री प्लांटेशन जो मुहिम चलाई जा रही है, एक पेड़ माँ के नाम से जुड़िए, या आप अपना कैंपेन चलाइए। जरूर नहीं है, हो सकता है आपका सरकारी अभियान में ना जुड़ना चाहते हो आप, या आपके पास कोई कांटेक्ट ना हो कि सरकार से कैसे जुड़ना है, क्योंकि कुछ होता है, कुछ लोग, कुछ यंग जनरेशन ऐसी भी होती है जो सरकार के विपरीत सोच रखती है। हाँ, ऐसे भी लोग, आप अपना काम करिए, आप अपना करिए, प्रकृति के लिए काम करिए, पानी बचाइए, पेड़ लगाइए। इसके अलावा इस तरह की जो मुहिम है, जैसे अरावली की जो मुहिम है ऑनलाइन काफी चल रही है, कुछ लोग कोर्ट में भी अपनी बात रख रहे हैं, तो इस तरह की मुहिम को सपोर्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको सपोर्ट ये मुहिम जेन्युइन लगती है, आपको लगता है कि इसमें कोई बेस है इनके पास, हाँ आगे आना चाहिए। अगर आपको फैक्ट्स लग रहे हैं कि सही हैं और देश के पक्ष में है, प्रकृति के पक्ष में है, तो आप आइए, अपने हिसाब से रिव्यू कीजिए। सबसे बड़ी चीज है आपके लिए सही है। हाँ, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो आप अच्छे से रिव्यू करके इस तरह की मुहिम से जुड़ सकते हैं, या अपना कोई कैंपेन चला सकते हैं। और डेली लाइफ में खासकर ये नहीं है कि आपको किसी बड़े संगठन से जुड़ना है, कोई बड़ी मुहिम चलानी है, नहीं। मैंने बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, डेली लाइफ। हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति का संरक्षण करे। तो ये सब मेरा संदेश है युवा। आपके साथ मैं भी 2-4 शब्द बोलूंगी यंग जनरेशन को कि आप मोबाइल से बाहर निकलिए। जो आप एक चलते हैं ना कि ऑनलाइन सारी कंपेनी, आपकी सारी लड़ाई ऑनलाइन होती है, इससे बाहर निकल के जमीन पे उतरिए। और जमीन पे उतर के अपने एरिया से, मैं कहूँगी जहाँ तक आपका हाथ फैलता है, इतने एरिया के बारे में आप अगर जाने सुने, उसको संरक्षित करें, तो शायद ये देश सोने की चिड़िया बनने में कोई नहीं रोक सकता। आपका ये है, आपका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है, मेरा दायित्व बनता है, इनका दायित्व बनता है। आप अपने दायित्व को पूरी तरह निभा रहे हैं। सबका दायित्व है कि हम प्लास्टिक नहीं यूज करें, पानी कम बहाएं, बिजली जितनी जरूरत है उतना यूज करें, छोटी छोटी दूरियों के लिए गाड़ियां ना यूज करें, पैदल चलें, साइकिल से चलें। कोई शर्म की बात नहीं है चाहे साइकिल से चलना, साइकिल से चलें, पैदल चलें। ये सारी चीज़ों का अगर हम उपयोग करें और बचाएं तो आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी हमने पूरी कर ली और संरक्षित भी कर लिया अपने पर्यावरण को, और पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ ऐसे से हो गया। तो आप थोड़ा सा ऑनलाइन ये सारी लड़ाई ना लड़के ज़मीन पे लड़े और अपने से शुरुआत करें। कहते हैं ना, खुद से हर चीज़ की शुरुआत खुद से होती है। तो हम खुद से शुरू करते हैं आज से, अभी से। जय हिंद, वंदे मातृभूमि। आप वंदे मातृभूमि। मैं सिर्फ खत्म करते करते 4 पंक्तियां एक इंग्लिश पोएम की उद्धृत करना चाहूंगा यहाँ पे। लेट ट्रीज स्टैंड टॉल, लेट देयर बी विजन, लेट देयर बी फ्लाइट, लेट देयर बी विंड अंडर द विंग्स, लेट देयर बी फॉरेस्ट फॉर जनरेशंस टू कम, लेट एग्जिस्टेंस बी ब्यूटिफुल, लेट चेंज अ लिटिल, लेट्स कंजर्व अ लिटिल। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, हमारे अतिथि का, माननीय अतिथि का। आपका बहुत। और हम चाहेंगे कि इस मुहिम से जुड़ करके हम लोग किसी तरीके से इसके लिए कुछ पॉजिटिव आउटकम ला सकें, तो हमारा ये पूरा जो विचार विमर्श है या जो हमारा प्रयास है वो सफल होगा। तभी हम इसको मानेंगे कि ये सफलता में हम कुछ कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वंदे मातृभूमि। वंदे मातरम।